सो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वकनम, आदाब एंड केम शो। कैसे हैं आप सब? आप स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। माई सेल्फ सी मनोहर वर्मा एंड यू आर वॉचिंग स्टडी वाइब्स। Here we learn, grow and succeed. So without wasting any time, let's start the video. So hi friends, welcome to our third chapter. So इस चैप्टर से पहले हमारे दो चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर हमने अपने अकाउंटिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। देन बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, कैपिटल क्या होता है, एसेट क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। देन वाई वी प्रिपेयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन सेकंड चैप्टर हमारा था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमने अपने अकाउंटिंग के कंसेप्ट पढ़े थे, जैसे गोइंग कंजम्पशन पढ़ी थी हमने, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा था, कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा था, हिस्टोरिकल कंसेप्ट पढ़ा था, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग क्या होती है। ओके, सो एंड देन मैंने एक और वीडियो डाली थी अलग से, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बेसिस पे हमारी एंट्रीज होती हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स जो आपको आने ही चाहिए अगर आपको अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है, उसके बिना आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दिस दैट वीडियो, मैं यहाँ ऊपर एक आपको ऊपर आई दिखेगा, तो उस पर आप क्लिक किए एंड मस्ट वॉच वीडियो। उसके बगैर आप ये वाला लेक्चर मत देखें। ओके, सो जस्ट 20 मिनट की वीडियो है, आई थिंक अगर आपने नहीं देखे देन प्लीज़ वॉच। देन इस चैप्टर के अंदर हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है। फर्स्ट आपने वो 20 मिनट वाली वीडियो देख ली कि रूल्स किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। देन यहाँ पे हम सीखेंगे कि आगे का प्रोसेस देखेंगे कि हम अकाउंट जब एंट्रीज करते हैं तो किस बुक्स में करते हैं, ठीक है, एंड किन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो वही सब है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, फर्स्ट वी विल लर्न गो थ्रू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके अंदर चैप्टर में हमारे। ओके, सो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, की ट्रांजैक्शन का नेचर डिस्क्राइब, और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या, किस तरीके के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके बेसिस पे हम एंट्री करते हैं बुक्स में, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स कि स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, की किस तरीके से अकाउंटिंग वाउचर्स बनते हैं, अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं वो हम चैप्टर में आगे देखेंगे। ओके, अप्लाई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट क्रेडिट का रूल्स कैसे होते, क्या यूज़ होते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंसेप्ट ऑफ लेजर एंड पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग क्या होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में आपको सब समझ आता रहेगा। ओके, तो हम क्या इस चैप्टर में सीखेंगे कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, सोर्स डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं वो सब हमने देख लिया है, ठीक है। तो जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो हमेशा एक सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, आपका इनवॉइस हो सकता है। अगर आपने अगर आपने कुछ खरीदा है तो सामने वाली पार्टी आपको इनवॉइस इशू करती है, तो देन दैट कैन बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, अगर आपने किसी को सेल किया है तो आप उसको सेल का इनवॉइस देते हो, ठीक है, एंड अपने अपने पास भी रिकॉर्ड रखते हो, देन दैट कैन बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो इसी तरीके से बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन में गिव एंड टेक बहुत चीज़ें होती हैं, आप कुछ लेते हो आप कुछ देते हो, ठीक है। देन बिजनेस ट्रांजेक्शन आर यूजुअली एविडेंस बाय अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स क्या उसे होते हैं, कैश मेमो, आपको कैश मिला, इनवॉइस हो गया, सेल्स बिल आपने इशू किया, पेइंग स्लिप कब होती है, जब आप बैंक में कुछ डिपॉजिट करवाते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो आपको एविडेंस प्रोवाइड करता है कि ये ट्रांजेक्शन हुई थी। इट ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसका सोर्स है, जो आपको स्टार्टिंग एक स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, लाइक, ठीक है ना, कि वो मेन डॉक्यूमेंट है जो आप बताता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई थी। अभी इसमें एक और चीज़ है, कभी कभी हम छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं बनाते। नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मेंटेन्ड फॉर सम कैश और पेटी एक्सपेंस केस, इन केस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। तो पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, छोटे मोटे खर्चे। अब उस केस में आप, ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा खर्चा करोगे 10 रुपए का, आप इनवॉइस इशू कर दोगे। कभी कभी आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करते हो, रिकॉर्ड रहता है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल आइटम का कभी कभी आप रिकॉर्ड नहीं रखते, क्योंकि वो बहुत ही आपके बिजनेस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन नहीं होती, बहुत छोटे अमाउंट की ट्रांजेक्शन होती है।
ठीक है। जब आपका बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेव होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन पहले हुई वो पहले रिकॉर्ड होती है, जो उसके बाद हुई, अगर कोई ट्रांजैक्शन फर्स्ट नंबर पे हो रही है तो फर्स्ट नंबर पे रिकॉर्ड होगी, कोई उसके बाद हुई तो वो सेकंड नंबर पे रिकॉर्ड होगी, कोई उसके बाद हो रही है देन वो थर्ड नंबर पे रिकॉर्ड होगी। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती हैं, वन आफ्टर द अदर, जो जैसे जिस ऑर्डर में हुई है उसी ऑर्डर में वो रिकॉर्ड होती है। अब क्या होता है कि जब आप ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए एक वाउचर बनता है। वाउचर क्या होता है कि एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसके बेसिस पे कोई भी एंट्रीज होती हैं बुक्स के अंदर, ठीक है। इट इज अ डॉक्यूमेंट जो सोर्स डॉक्यूमेंट से बनता है। सपोज करो आपने कोई परचेज किया तो आपको एक सामने वाली पार्टी इनवॉइस इशू करेगी, ठीक है, कि आपने इतने का परचेज किया, एंड उस इनवॉइस के बेसिस पे आपकी कंपनी में एक वाउचर बनेगा, ठीक है, जिसे आप कहोगे क्रेडिट वाउचर, क्योंकि अब वो हम आगे पढ़ेंगे क्रेडिट वाउचर बनेगा या डेबिट वाउचर बनेगा। तो एक वाउचर बनेगा। वाउचर इस यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि वो ऊपर यहाँ पे ये सॉरी वन सेकेंड, ये हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि वो वाउचर क्या है, ठीक है, एक एविडेंस है, जो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो वो उस ट्रांजेक्शन के होने का वो एविडेंस देता है, ठीक है। तो इनवॉइस आया था आपके पास लेकिन वाउचर क्या होता है कि इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसके अंदर आप डेटा फिल करते हो, फिर आप उसके अंदर आप इनवॉइस भी अटैच कर देते हो, देन उस वाउचर के बेस पे, ठीक है, आपके सिस्टम में एंट्री होती है। तो सेम ये सब आप चीज़ें रिकॉर्ड करते हो वाउचर में, देन वो वाउचर ऑथराइज होता है, प्रिपेयर किसके थ्रू हुआ, ओके। तो ये इतना कुछ खास नहीं है पढ़ने वाला कि प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। फिर भी इसमें एक दो चीज़ें हैं कि हमें क्यों अकाउंटिंग वाउचर्स बनाने चाहिए। तो अकाउंटिंग वाउचर जो है वो, ठीक है, इन पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं कि इतने तरीके क्लासिफाई कर सकते हैं। कैश वाउचर होता है, डेबिट वाउचर होता है, क्रेडिट वाउचर होता है, जनरल वाउचर्स होते हैं, और उनका कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता, वो एज पर कंपनी टू कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है, ठीक है। देन हमें जो वाउचर्स हैं या इन्वॉइसेस हैं ये सब प्रिपेयर कर अपने पास प्रिजर्व करके रखने पड़ते हैं, ताकि क्योंकि फ्यूचर में जब भी कोई ऑडिट होगा या फिर ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होगी, तो उस टाइम पे क्या आपने एंट्री सही तरीके से की, उसका प्रूफ, उसका एविडेंस देने के लिए हमें ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में रखनी पड़ती है। एंड ओके, देन आगे बढ़ते हैं। वाउचर विच रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्या है कि ये हमें बताना चाह रहा है कि कितने तरीके के वाउचर होते हैं, जिसमें एक डेबिट या एक क्रेडिट होता है। उसको हम वो कुछ वाउचर यहाँ पे सिंपल ये बोल रहा है कि वाउचर विच रिकॉर्ड्स अ ट्रांजैक्शन दैट एंटेल्स, वाउचर विच रिकॉर्ड्स अ ट्रांजैक्शन दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट्स, मल्टीपल डेबिट या क्रेडिट, बट वन डेबिट या क्रेडिट, ओके। अब इससे क्या पता चलता है, मतलब एक ऐसा वाउचर जिसके अंदर एक क्रेडिट है या मल्टीपल डेबिट्स है, या फिर मल्टीपल क्रेडिट्स हैं एक डेबिट है, तो वो वाउचर कुछ ऐसा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वाउचर। क्या बोलते हैं, कंपाउंड वाउचर, जिसके अंदर एक डेबिट है, मल्टीपल क्रेडिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल डेबिट्स है 1 2 3 और एक क्रेडिट है, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड वाउचर। इसी तरीके से एक डेबिट है, मल्टीपल क्रेडिट है 1 2 3। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा वाउचर जिसके अंदर मल्टीपल डेबिट्स भी हो और मल्टीपल क्रेडिट्स भी हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वाउचर। अब ये कैसा वाउचर है, दिस इज अ सिंगल वाउचर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, इसके अंदर क्या है, मल्टीपल डेबिट्स देन मल्टीपल क्रेडिट्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 पार्टी से परचेज किया, ठीक है, एक पार्टी से आपने मशीनरी खरीदी, एक पार्टी से आपने गुड्स खरीदे, तो आप उसका एक अलग अलग आपके पास इनवॉइसेस आएंगे, ठीक है। एक पार्टी से आपने मशीनरी खरीदी, मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ पहले। आपने मशीनरी खरीदी, एक से आपने गुड्स खरीदे, ठीक है, तो दो दो इनवॉइस आ जाएंगे आपके पास। अब इसमें मल्टीपल डेबिट्स है, आप क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट यहाँ पे आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दोगे। अरे लिख क्यों नहीं रहे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दोगे, देन गुड परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, क्योंकि ठीक है, देन यहाँ पे अलग अलग पार्टीज को क्रेडिट कर दोगे, टू रोहन, टू
कोई भी पार्टी हो सकती है, मनोहर, ठीक है, तो उनके अमाउंट डाल दोगे, नरेशन डाल दोगे। इस तरीके से अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वाउचर और हमने कंपाउंड वाउचर पढ़ा अभी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। देन द नेक्स्ट पार्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर में मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बतानी आपको भूल गया कि हम इस चैप्टर में अभी सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे, और कहीं कहीं पे जहां पे मुझे लगता है कि जरूरत है आपको साइड बाय साइड में एक क्वेश्चन करवाने की, देन हम क्वेश्चन भी करेंगे। छोटे वाला एक छोटा क्वेश्चन या आधा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए, ओके। देन मेनली जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस डालूंगा जो भी इस बुक में है। आई विल ट्राई कि मैं सारे डालूं, ठीक है। हाँ, देन आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आपके पास हमेशा बिकॉज हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो एक चीज होती है डेबिट। जितना अमाउंट डेबिट होता है, सपोज करो 100 का अमाउंट डेबिट हुआ एक एंट्री के अंदर, देन 100 का ही अमाउंट क्रेडिट भी होगा, ठीक है, ओके। तो इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सेम अमाउंट डेबिट होता है, सेम अमाउंट क्रेडिट होता है, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट में हमेशा सेम अमाउंट रहता है। तो आपका जो, अगर आपने कोई एसेट ली है तो उसके अगेंस्ट में वो एसेट के लिए आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। एसेट आई तो उसकी लाइबिलिटी भी इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे एसेट 100 की आई तो लाइबिलिटी भी आ जाएगी। अगर आपके बिजनेस में एसेट आई है तो मतलब बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपके जो प्रोमोटर था उसने कैपिटल डाली, तो 100 रुपये की एसेट आई थी पहले और 100 रुपये की लाइबिलिटी आई थी, क्योंकि आपने किसी से एसेट खरीदी थी। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। 100 रुपये की एसेट आई थी, देन 100 रुपये की लाइबिलिटी आई। अब उसके बाद इससे एक और एंट्री अगर हम देखते हैं कि कैपिटल की लाइबिलिटी एंट्री देखते हैं हम, कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब आपके प्रमोटर ने आपके बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, तो उसमें भी वो 100 रुपये की एसेट लेके आया था। और अब क्योंकि वो एसेट लेके आया था एंड बिजनेस एंड प्रमोटर बहुत हार्ड डिफरेंट, क्योंकि हम एक एंटिटी कंसेप्ट पढ़ते हैं कि हम बिजनेस और जो उसका बिजनेस स्टार्ट करने वाला ओनर होता है उन दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो 100 रुपये की जो इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ये एक ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो अगर हम टोटल लगाएं तो 200, 100 की कैपिटल प्लस 100 का लाइबिलिटी, तो हमेशा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी रहता है, ठीक है। तो ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्योंकि अगर इसका हम सेकंड एक दूसरा परव्यू भी देखें, ठीक है, तो वो किस तरीके से है कि आपका जो भी बिजनेस में एसेट्स है, ठीक है, दैट इज, वो किस तरीके से फाइनेंस है। अगर आपके बिजनेस में 200 रुपए की एसेट है तो उसको वो फाइनेंस कैसे आई? वो मतलब 200 रुपए की एसेट बिजनेस में कैसे आई? 100 रुपए की तो आपने लाइबिलिटी ली थी, जो आपने उधार पे लिया था माल, ठीक है, तो वो आपको 100 रुपए चुकाने हैं, और 100 रुपए आपके बिजनेस में किसी ने इंट्रोड्यूस किए। तो हम क्या कहते हैं कि मुझे अपनी बाइक फाइनेंस करवानी है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? उसके लिए पैसे कहाँ से आए, ठीक है। तो हमेशा आपके बिजनेस में जितनी भी एसेट होगी उसके लिए पैसे कहीं ना कहीं से तो आएंगे ना। तो या तो आप उसके ही से उधार लोगे, या आपके बिजनेस में कोई पैसा इंट्रोड्यूस करेगा, या फिर दूसरी चीजें भी हो सकती है कि आप खुद का ही कैश यूज करोगे। अगर आपने खुद का ही कैश यूज किया, सपोज करो आपके बिजनेस में 100 रुपए बढ़े थे, ठीक है, तो ये तो एसेट ही है ना, कैश भी तो आपकी एसेट है। तो अगर आप कैश को बेच के 20 रुपए का आपने कैश यूज कर लिया और 20 रुपए की एसेट लाए, तो 80 का कैश ले जाएगा और 20 की एसेट आ जाएगी। और ये 100 रुपए का जब आप कैश लाए थे तब आपकी लाइबिलिटी भी तो, सपोज करो बिजनेस का स्टार्टिंग हुआ था और आपके ओनर ने 100 रुपए इंट्रोड्यूस किए बिजनेस में, तो 100 रुपए की कैपिटल भी तो यहाँ पे शो होगी ना, क्योंकि उसको बिजनेस ने 100 रुपए देने हैं, क्योंकि वो बिजनेस, उसने बिजनेस में 100 रुपए डाले हैं। ही इज द गिवर ऑफ 100 रुपीज, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के थ्रू देखें तो कैपिटल 100 रुपए की है, तो ये चेंज, ये 100 चेंज होकर यहाँ से ये आ जाएगा 80 + 20, तो एसेट तो 100 की रही ना टोटल, एंड लाइबिलिटी भी आपकी 100 की है। तो इसी तरीके से ऑलवेज एंड ऑलवेज एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्या होते हैं? फाइनेंसिस टू एसेट्स, कि आपके एसेट किस तरीके से फाइनेंस हो रही है।
तो इसे हमारा क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कि किस किस तरह से आपकी एसेट्स जो है वो फाइनेंस हो रही हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एसेट में से अगर आप लाइबिलिटी निकालेंगे तो आपकी कैपिटल बचेगी, एंड देन एसेट में से कैपिटल निकालेंगे तो लाइबिलिटी के इक्वल आएगी। इट इज़ जस्ट एन अकाउंटिंग इक्वेशन, नथिंग मोर। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट इक्वेशन की ऑलवेज बैलेंस्ड। ठीक है, क्योंकि एसेट्स आपकी किस में दिखती हैं, बैलेंस शीट में दिखती हैं। लाइबिलिटी कहाँ दिखती है, बैलेंस शीट में दिखती है। कैपिटल कहाँ दिखती है, बैलेंस शीट में दिखती है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिखता है आपके, ऐसे अकाउंट्स जो ओपन रहते हैं ईयर एंड पे। ठीक है, आई थिंक ये आपको पता होगा कि ऐसे अकाउंट जो ओपन रहते हैं, क्योंकि पी&एल क्या होता है, इनकम प्लस एक्सपेंसेस। इनकम, ये एसेट आपकी इज नॉट लाइक, इसका खर्चा जो है वो ट्रांसफर होता है ईयर एक सपोज करो, इसको हम छोड़ते हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, ये अभी बात का कंसेप्ट है, तो बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं इसको। देन हमारा ये क्या है, बैलेंस शीट का एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से, तो आपकी कैपिटल 50,000 है और आपका कैश, बिजनेस ने, ओनर ने क्या किया, 5 लाख का कैश लेके आया बिजनेस में। तो बिजनेस ने उसको क्या देना है, कैपिटल, क्योंकि एंट्री क्या हुई थी, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन 5 लाख, देन टू कैपिटल इट इज अ लाइबिलिटी 5 लाख। तो लाइबिलिटी किधर दिखती है, बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की होती है, जहां पे राइट हैंड साइड पे एसेट्स दिखती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज दिखती हैं, तो हमेशा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी होता है। ठीक है, नो इसमें हम एक बार ये वाला जो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरीके से हमारा हमेशा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रहता है। तो स्टार्टिंग से करते हैं। ओपन द बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ 4,80,000। अब क्या हुआ, आपने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाया, तो 4,80,000 का, तो आपने क्या किया, क्या लिखा, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज द कैश, आपका कैश एट बैंक इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या है, आपकी एसेट्स। लेकिन आपका जो दूसरा एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, अगर आपके बिजनेस में 4,80,000 रुपये पड़े थे, सपोज करो वो आपके ओनर लेके आया था, तो वो 4,80,000 की कैपिटल भी दिख रही होगी। ठीक है, अब वो 4,80,000 आपने यहाँ पे कैश इन हैंड था, वो कैश एट बैंक कर दिया, फर्क कुछ नहीं हुआ, ये जीरो हो गया और यहाँ पे 4,80,000 आ गए। कैश इन हैंड तो चला गया ना आपके हाथ से, एसेट हमेशा आपकी लाइबिलिटी के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो वही है, 4,80,000 आपका वहां से चला गया, वहां चला गया, कैश इन हैंड से आपका कैश एंड बैंक में चला गया। देन बॉट फर्नीचर फॉर 60,000 एंड चेक वाज इशूड ऑन द सेम डे। एनालिसिस ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, क्या है, आपने फर्नीचर लिया, 60,000 का खर्चा हुआ आपका। अब ये 60,000 आपने का फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर आपके बिजनेस में आया, क्योंकि एसेट आई आपके बिजनेस में, और चेक इशू कर दिया आपने। अब चेक में क्या होगा कि आपकी दूसरी एसेट खत्म हो जाएगी। ठीक है, वही है, आपका कैश एंड, आपके पास कैश एंड बैंक पड़ा था। ठीक है, अब कैश एंड बैंक का आपने यूज करा, वो 4 लाख, वो 60,000 का था, सपोज करो 60,000 का फर्नीचर आ गया, और ये आपका 60,000 माइनस हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीरो, यहाँ पे आ गया 60,000। अल्टीमेटली दोनों आपकी एसेट्स हैं। ठीक है, दोनों आपकी एसेट है, तो आपकी एसेट तो 60,000 की ही रही। ठीक है, एक के बदले दूसरी आ गई, एक एसेट चली गई, क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट रियल, क्योंकि एसेट क्या होती है, रियल अकाउंट से रिलेटेड होती है। आप मेरी लास्ट वीडियो रेफर करेंगे तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि जो एसेट्स होती है वो रियल अकाउंट्स होती है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगेन यहाँ पे हम इसके 3 ही पॉइंट्स करेंगे। बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस फॉर 1,25,000 एंड एन एडवांस ऑफ 10,000 पेड इन कैश टू मेसर्स रामजी लाल। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने 1,25,000 की मशीनरी खरीदी, लेकिन आपने एडवांस भी दिया था इसमें 10,000 का, अभी बाकी पैसे पे नहीं किए, तो क्या होगा, आपने डेबिट वर्ड कम्स इन, 1,25,000 की मशीनरी आई। ठीक है, 10,000 का आपने एडवांस दे दिया था, 10,000 का आपका क्या कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। आपके पास कैश भी तो पड़ा होगा ना 10,000 का, मान के चलते हैं कि 10,000 ही पड़े थे,
तो ये कैश जीरो हो जाएगा। ओके, और 1,15,000 आपने देने हैं, तो वो 1,15,000 कहाँ चले जाएंगे? ये आ गई मशीनरी टू कैश, क्योंकि कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट 10,000 टू राम जी, ये उनका अकाउंट बनेगा 1,15,000। देखो हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है दोनों, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, 1,25,000 डेबिट, ये दोनों क्रेडिट हो गए। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, 1,25,000 25,000। इसमें भी आपकी, जब आपके पास 10,000 की पहले कैश पड़ा था, 10,000 का कैश क्या हो गया? जीरो, ठीक है। और 10,000 का कैश चला गया और 1,25,000 की एसेट आई, तो वो 1,25,000 की आपके पास एसेट आ गई। अब आपके पास, क्योंकि 10,000 की पहले कैश था, तो किसी ने वो कैश इंट्रोड्यूस किया होगा ना बिजनेस में, क्योंकि वो कैश भी ऐसे, जब सोचो ओनर ने कैश दिया था आपके 10,000, तो एंट्री का डिले होगी, कैश टू कैपिटल, इससे पहले वाली एंट्री बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज करो ओनर ने, तो 10,000 लाइबिलिटी साइड पे भी होंगे। अभी क्या हुआ, नेट में 10,000 का कैश तो खत्म हो गया और 1,25,000 की मशीनरी आ गई, तो एसेट कितनी होगी आपकी? 1,25,000। देन 10,000 की लाइबिलिटी आपके पास पहले थी, ये वाली, ओके। और अभी आपके पास 1,15,000 की लाइबिलिटी और बढ़ गई, तो 1,25,000 की आपकी क्या होगी? लाइबिलिटी। तो हमेशा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी रहता है। यहाँ से आई थिंक आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। यूज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एज स्टेटेड अर्लियर एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक एस्पेक्ट, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन में गिव एंड टेक होता है, आप कुछ लेते हो, आप कुछ देते हो। देन टोटल अमाउंट, जो मैंने ऊपर भी बताया कि डेबिट हमेशा इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। अगर आपका 100 रुपये का डेबिट हो रहा है, तो 100 का ही क्रेडिट होगा। देन जो आगे का हमारा जो स्टेप्स है, जो आपको सीखना है, वो है कि कोई भी अकाउंट बनता है ना, तो वो टी शेप अकाउंट बनता है। टी शेप कैसे? एक ऐसे, ये टी शेप अकाउंट बनता है, यहाँ पे होता है इसके क्रेडिट, यहाँ पे होता है डेबिट, इसे कहते हैं टी शेप अकाउंट। यहाँ पे आप लिखते हो नाम, जैसे सपोज करो आप पर्सनल अकाउंट बना रहे हो, तो किसी पार्टी का नाम लिखोगे मनोहर, तो यहाँ पे अमाउंट डाल देते हो आप, अमाउंट पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे कुछ डेबिट होता है तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल देते हो, क्रेडिट होता है तो यहाँ पे डाल देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से टी फॉर्मेट में अकाउंट बनते हैं। ये सब वही है कि वही लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट किधर होता है, वही सब लिखा है। तो मैंने ये सिंपल करके आपको बता दिया कि इस तरीके से टी फॉर्मेट में अकाउंट बनता है। एंड आपको पता भी होगा, आई थिंक इतना तो सब बच्चों को पता ही होता है, कोई जैसे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक वो जो हमने ऊपर करा था ना 4,80,000 का, आई थिंक ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ। सपोज करो ये किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। हाँ, ये 5 लाख का बिजनेस में कैपिटल आया था। देखो पहले दोनों में कैश आया 5 लाख रुपए बिजनेस में, तो 5 लाख का कैपिटल दिख रहा है यहाँ पे। फिर 4,80,000 हमने 80,000 कहाँ डिपॉजिट करवा दिए थे? बैंक में, तो हमारे बैंक बढ़ गया। ये सब हमारी एसेट्स हैं यहाँ तक। ये क्या लिखा है? टोटल एसेट, ये इन सबका टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 4 लाख हमारे कैश से कम हो गए लेकिन बैंक में बढ़ गए, तो हमारे पास नेट में क्या बचा? 4,80,000 बैंक में बचे और 20,000 क्या बचे? कैश में बचे। टोटल एसेट कितनी थी? 5 लाख। उसके बाद कैपिटल कितनी थी हमारी? 5 लाख। उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन हुई, 60,000 का हमने क्या खरीदा था? इसमें हमने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा था। तो फर्नीचर यहाँ पे कैश बैंक में से 60,000 कम हो गए, फर्नीचर में ऐड हो गए, ठीक है। 20,000 हमारे पास कैश पड़ा था, 4,20,000 रह गया कैश, 60,000 का फर्नीचर हो गया, तो ये कितना हो गया? 5 लाख। और कैपिटल हमारी 5 लाख ही थी। इस तरीके से हमारी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी हमेशा इक्वल रहती है, प्लस लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सो अभी ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, मैं कहूँगा कि आप यहाँ से रेफर ना करके मेरी ये जो वीडियो आपको ऊपर आई में दिख रही है उसको रेफर कीजिए। मेरी लास्ट वीडियो है वो, जिसमें मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से आपको डेबिट करना चाहिए, किस तरीके से क्रेडिट करना चाहिए, किस किस तरह के नेचर के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या होता है, जो एसेट से बिलोंग करता है वो रियल होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो ऐसे टी शेप अकाउंट्स बनते हैं।
एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट वट कम्स इन, इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट अगर बढ़ रही है, आप खरीद रहे हो तो क्योंकि वो रियल अकाउंट है तो इसलिए उसको डेबिट करते हैं। अगर वो कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि इट गोज आउट, तो रूल है उसका कि क्रेडिट वट गोज आउट। लाइबिलिटीज जब आपकी कम होती हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी मैक्सिमम पर्सनल अकाउंट से रिलेट होती है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पे सपोज करो मनोहर का अकाउंट है, तो अगर मनोहर को आपने पे कर दिया है तो उसको आप डेबिट करोगे। डेबिट क्यों करोगे? बिकॉज फर्स्ट आपने क्या किया था, जब आपने सपोज करो उससे गुड्स परचेज किए थे कि परचेजिस टू मनोहर, यहीं पे लिख देता हूँ टू मनोहर 100। ठीक है, अब आपने मनोहर को कितने देने हैं, ये लाइबिलिटी अकाउंट है मनोहर का 100। ठीक है, 100 आपने मनोहर के अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट। ये इंक्रीज होगी लाइबिलिटी 100 से। अब जब आपने मनोहर को पे कर दिया तो आप क्या करोगे, अब पे करा तो क्या करोगे, आपका कैश गया बिजनेस से, पे करके पे कैसे करोगे, अब वो क्या बन गया, वो रिसीवर बन गया। किसका बन गया, कैश का। तो मनोहर का अकाउंट क्या करोगे, डेबिट टू कैश, क्या चला गया, बिजनेस के बाहर चला गया। तो क्योंकि ये इसने अब कैश रिसीव कर लिया तो इसका अकाउंट 100 से डेबिट कर दोगे, ये डेबिट हो गया। क्योंकि ही पर्सनल अकाउंट में क्या बोला था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे वो गिवर था उसको क्रेडिट किया, यहाँ पे वो रिसीवर है उसको क्या कर दिया, डेबिट। और इसको एक और चीज बोलते हैं कि पेमेंट कर दी, नोक ऑफ कर दिया एंट्री को, जीरो हो गया बैलेंस। 100 रुपये उसको देने थे क्रेडिट, 100 रुपये उसको दे दिए। इसी तरीके से आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है जब आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है, जब कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट हो जाता है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं, तो इसमें जब भी डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम्स, तो अगर आपको कोई एक्सपेंस हो रहा है तो क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, अगर आपने, अब क्या हुआ, उस एक्सपेंस को गलती से गलत एंट्री कर दी थी, तो क्योंकि आपने यहाँ पे 100 रुपये की एंट्री कर दी थी लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था 80, तो आप या तो ये कर सकते हो। लेकिन बुक्स में क्या होता है, जो रियल लाइफ में क्या होता है, एक बार आपने एंट्री कर दी ना तो वो एंट्री कभी खत्म नहीं होती, उसके लिए आपको एक सही एंट्री करनी पड़ती है, एक और एंट्री करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है उसका बैलेंस कम हो जाए। यहाँ पे 100 रुपये की एंट्री की थी, 80 रुपये की करनी थी, तो आप क्या करोगे, 20 रुपये क्रेडिट कर दोगे इसी अकाउंट में, तो नेट में बैलेंस क्या बढ़ जाएगा, 100 माइनस 20 80, तो डेबिट हो गया 80 का नेट में। ठीक है, ऐसे चलता है। यहाँ पे हम ये वाली कुछ ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, उसने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो बिजनेस में कैश आया और 5 लाख क्या हुआ, कैपिटल। डेबिट वट कम्स इन एंड कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिट द गिवर। तो जो फर्स्ट टाइम जब कैश इंट्रोड्यूस होते हैं, दैट इज अ स्पेशल, इट इज अ लाइबिलिटी बट इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लाइबिलिटी जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। देन बैंक अकाउंट ओपन किया था, बैंक अकाउंट ओपन किया तो क्या हुआ, कैश गया बिजनेस से, कैश को क्या किया, क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है। ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, कैश एसेट से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होगा, इसको आप क्रेडिट करोगे कैश को। और बैंक, बैंक भी एक रियल अकाउंट ही है, ठीक है, एसेट से रिलेटेड है, बैंक को आप क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, देन फर्नीचर आपने खरीदा 60,000 का और चेक इशू करा उसके लिए, तो 60,000 का जब फर्नीचर इशू खरीदा आपने तो उसमें 60,000 ऐड हो गए, क्योंकि फर्नीचर क्या एक एसेट है। देन बैंक, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, बैंक इज नॉट अ रियल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक ने 4,80,000 रिसीव किया ना, तो बैंक को डेबिट करेंगे बिकॉज ही इज द रिसीवर। आपने उसको कैश दिया है तो आप उसको डेबिट करोगे, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आपके पास आया, लेकिन आपको पैसे किसको देने हैं, बैंक को देने हैं, तो 60,000 आप क्रेडिट कर दोगे क्योंकि आपने बैंक से पेमेंट कर दी। आपने, बैंक इज द रिसीव गिवर ऑफ सर्विसेज ना। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि फर्नीचर तो आपने किसी और से खरीदा था, तो लेकिन आपने बैंक को क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज पेमेंट आपने बैंक को करनी है, ना कि आपने सेकंड पार्टी को करनी है। ऑटोमेटिकली बैंक उसको पेमेंट कर देगा, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपकी और बैंक के बीच में हो गई है, क्योंकि आपने सामने वाली पार्टी को चेक इशू कर दिया है।
उसको पार्टी को तो पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एंट्रीज आगे चलती रहेंगी। आप समझेंगे तो डेबिट और क्रेडिट है, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग सारी एंट्रीज हो रही हैं कि नथिंग, कुछ ऐसा बड़ा नहीं हो रहा है इसमें। पेड पेड मंथली रेंट में एक दो रेंट्स बताया तो गुड कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड टू रजनी। अब रजनी को आपने गुड्स दिए, इसके अंदर रजनी क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सन है ना कोई, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, गुड्स आपके क्या है, गुड्स आपकी इनकम हो रही है यहाँ पे, तो आप इससे पैसे लोगे बिकॉज ही इज द रिसीवर। रजनी को डेबिट करोगे, यहाँ पे रजनी को डेबिट किया है, यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। और गुड्स कॉस्टिंग 20,000 आपके क्या हो गया, सेल्स हो गई 35,000 की। अब यहाँ पे एक जो ये 20,000 गुड्स कॉस्टिंग 20,000 है, इस गुड्स को अमाउंट को नहीं आपको देखना, आपको ये देखना है कि 35,000 जो आपने सेल किया है उस 35,000 के पैसे लेने हैं आपको। तो सेल्स आपकी 35,000 की होगी बिकॉज सेल्स किस अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट द इनकम डेबिट द एक्सपेंसेस। तो आप ये इनकम है, क्रेडिट करोगे, बाकी सब वैसे ही उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। हम आगे अगले कॉन्सेप्ट से बढ़ते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर कर पाएँ। और फिर से इन्होंने वही बताया कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी जो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रहती है, वो हम पहले ऊपर भी देख चुके हैं और यहाँ पे भी, कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो या तो वो आपकी एसेट टू एसेट घूमती है, मतलब कि अगर आपका कैश था और आपने कैश में पेमेंट कर दी तो दूसरी एसेट आ गई लेकिन आपका कैश कम हो गया, तो टोटल में बैलेंस सेम रहता है। ठीक है ना, 100 रुपये का कैश था और आपने एक 80 रुपये की एसेट खरीदी तो 80 कैश में, तो ठीक है। अभी 100 रुपये का शुरू में कैसे आया था, क्योंकि 100 रुपये की लाइबिलिटी कैपिटल थी, एक ओनर ने आपको पैसे लगाए थे बिजनेस में, ये 80 रुपये, तो यहाँ से अभी 80 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया तो बचे क्या, 20 रुपये कैश में बचे, 80 का फर्नीचर हो गया, क्योंकि 100 तो खत्म हो गया, तो नेट में एसेट 100 की बची और यहाँ पे 100 की कैपिटल। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा सेम रहता है। अब जो हमारा आगे का पॉइंट है वो क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं हम, जब आपकी कोई एंट्री फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है, वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, वो जर्नल बुक में रिकॉर्ड होती है, जिसे हम जर्नल कहते हैं और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, क्या, द बुक इन विच द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और बुक ऑफ इज कॉल्ड द जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो ये वही है कि सिंपल है कि आप सोचो कि आप एक बार जब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जा रही है, अभी हम छोटे बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि छोटे बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो एक बुक लेके रखते हैं अपने हाथ में और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती रहती है वो उस बुक में रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो उसको कहते हैं जर्नल। ठीक है, ऐसे ही कंपनीज में भी क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर जब कोई परचेज होती है, सेल होती है, वो एंट्री डालते हैं तो वो कहाँ जाके डलती है, जर्नल में। और फिर जर्नल से आगे सॉफ्टवेयर के थ्रू लिंक होता है सारा प्रोसेस, अपने आप ही लेजर बनता है, अपने आप ही P&L बनता है, बैलेंस शीट बनती रहती है, वो ऑटोमेटिक सब होता रहता है। ठीक है, तो जैसे जर्नल होता है, जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो टी शेप्स अकाउंट देखे ना हमने ऊपर, इन अकाउंट्स को हम बोलते हैं, यहाँ पे हमने अकाउंट देखे, इनको हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। ये रेंट अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 कैश की ट्रांजेक्शन दिख रही है। ये क्यों बनाते हैं हम, एक बार जर्नल बनता है, ठीक है, फिर उस जर्नल से क्या होती है, पोस्टिंग होती है उस अकाउंट में। सपोज करो आपके बिजनेस में कैश आया था, अब आपके बिजनेस में कैश आया तो कैश टू कैपिटल, तो 2 अकाउंट हो गए। ठीक है, ये 2 अलग अलग अकाउंट है, तो अब इन दो अलग अलग अकाउंट के 2 अलग अलग बनेंगे लेजर अकाउंट, कैश कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट हुआ था 100 रुपये से, तो ये कैश क्या हुआ था, डेबिट। मैं पहले कितनी बार बता चुका हूँ, डेबिट इधर होते हैं, क्रेडिट इधर होता है। तो कैश क्योंकि डेबिट हुआ था तो कैश में लिख देंगे हम 100 रुपये, लेकिन क्यों डेबिट हुआ था, क्योंकि क्या आई थी, कैपिटल आई थी। तो दूसरे हमेशा अकाउंट जो डेबिट होता है उसका अमाउंट लिखते हैं, और वो क्यों डेबिट हो रहा था उसका जो उसके अपोजिट होता है अकाउंट, यहाँ पे नरेशन में हम वो लिखते हैं पर्टिकुलर्स में, ताकि हमें पता चले कि कैश डेबिट हुआ था, तो क्यों डेबिट हुआ था, क्योंकि कैपिटल आई थी। अब कैपिटल क्रेडिट हुई थी कितने से, 100 रुपये से, क्यों, क्योंकि कैश आया था। ठीक है, तो इस तरीके से होता है।
अमाउंट लिखते किसका है, कैपिटल क्रेडिट हुई थी तो कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे, और उसके पीछे जो रीजन होता है वो रीजन होता है, जो दूसरा अकाउंट होता है वो हमें बताता है कि क्यों, किस अकाउंट से यहाँ पे ये बैलेंस आया। ठीक है, तो इसे कहते हैं लेजर। अब लेजर क्यों बनता है, लेजर इसे कहते हैं, ये हमारी जर्नल एंट्री थी, ये जो हमने ऊपर करी, ठीक है, ये जर्नल थी, ये हो गई हमारी लेजर पोस्टिंग। अब क्या होता है, आप सपोज करो आप एक स्मॉल दुकानदार हो, ठीक है, आपके बिजनेस में रोज ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन हो रही है। एक बंदा है रोहन, वो हमने पहले पढ़ा था ना कि जब भी अकाउंट्स बनाते हैं तो वो एक फाइनेंशियल पीरियड के लिए बनाते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब क्या हुआ, एक रोहन है जो रोज आपकी दुकान से सामान खरीदता है, और रोज वो कुछ कैश दे के जाता है और आपकी सेल होती है, ठीक है, ऐसे। अब रोज रोहन खरीदता है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक ना, यहाँ पे मैं एक ऐड करता हूँ पेज, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। हाँ, तो हो क्या रहा है, रोहन आपकी दुकान से रोज खरीदता है, ठीक है, लेकिन आपको, अरे यार इतनी गंदी हैंड राइटिंग नहीं। हाँ, रोहन आपकी दुकान से रोज खरीदता है। अब आपको देखना है ऐसे उसकी जर्नल एंट्री रोज वो आप करते हो, एक दिन करी, फिर दूसरे दिन जर्नल एंट्री करी, कैश टू सेल्स, ठीक है, ये आप रोज करते हो, क्योंकि बीच में और भी लोग खरीदते हैं, ठीक है। कभी कैश खरीदता है, कभी आप रोहन उधार में लेके जाता है तो आप रोहन को डेबिट कर देते हो, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। जब वो कैश दे के जाता है तो कैश आपके बिजनेस में आ जाता है, तब आप कैश को डेबिट कर देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्रीज होती रहती हैं, लेकिन जब इतनी सारी एंट्रीज हो जाती हैं तब अगर आपको आज एक टाइम पे देखना है कि रोहन से मैंने कितने पैसे लेने हैं, ठीक है, तो आप सारे, सपोज करो रोज आपका ये 2 पेज भरते हैं आपके एंट्री से, तो जब 365 दिन निकल जाएंगे तो आपके कितने पेज भर जाएंगे, तो आप रोज इतने सारे पेजेस को तो नहीं देखोगे ना, ठीक है, जाके कि यार रोहन की एंट्री कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है। तो उस टाइम पे क्या करते हो, आप एक लेजर बनाते हो, यहाँ पे काम आता है लेजर। लेजर क्या है, रोहन से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हुई हैं वो एक जगह पे कंसाइज कर देता है। वो अब एक पेज ऐसा, अभी ये रियल लाइफ में भी छोटे दुकानदार भी बनाते हैं, लेकिन वहां पे तो बिजनेस छोटा होता है। अब सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी के लिए कितना बड़ा हो जाता है बिजनेस, वहां पे तो करोड़ों ट्रांजेक्शन होती हैं। तो उसको अगर देखना है कि अच्छा रोहन से मैंने इतनी सारी ट्रांजेक्शन करी, तो रोहन से मुझे कितने पैसे लेने हैं, तो वो चेक करेगी कि रोहन को मैंने कितनी बार डेबिट किया था और कितनी बार क्रेडिट किया था। डेबिट का मतलब कि रोहन से मेरे को कितनी बार पैसे लेने थे, क्योंकि कितनी बार उसने मेरे से सर्विसेज रिसीव की थी, तभी तो मैंने उसको डेबिट किया था, ठीक है। मैंने रोहन को कितनी बार डेबिट किया था, कितनी बार क्रेडिट किया था, और कितने अमाउंट से डेबिट किया था, कितने अमाउंट से क्रेडिट किया था। क्रेडिट क्यों किया होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रोहन ने भी मुझे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की हो, मैंने उसको क्रेडिट किया हो। तो सपोज करो मैंने उसको अलग अलग तरीके से 100 200 ऐसे करके 1000 बार, मतलब 1000 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 100 बार ऐसे करके, अभी हम 100 बार लगाते हैं, अभी हमने 4 बार ही दिखाया, तो इस तरीके से मैंने उसको 200 300 400 500 500 रुपये से डेबिट कर दिया। अभी 5 ट्रांजेक्शन होगी, मुझे एक जगह दिख गई कि मैंने उसको सेल करी थी तभी डेबिट किया था, सेल की थी, सेल, सेल, ठीक है, इन कारणों से मैंने इसको डेबिट किया था। अब मैंने उसको क्रेडिट किया था, मैंने कुछ परचेजेस की थी, ठीक है, परचेजेस 150। अब यहाँ पे आ गया कि अच्छा 500 रुपये तो मैंने उससे लेने थे, क्योंकि मैंने उसको डेबिट किया था, क्योंकि इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। मैंने उससे 500 डेबिट करने थे, उससे लेने थे, और 150 रुपये मैंने उसको देने थे। तो मुझे उससे नेट में कितने लेने हैं, 350 मुझे लेने हैं। दिस इज माई डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्यों, क्योंकि मेरी डेबिट साइड ज़्यादा थी, तो डेबिट में मेरा बैलेंस बच रहा है, तो 350 इज माई डेबिट बैलेंस, 350। तो इस तरीके से बनता है। जब आप 350 यहाँ पे लिख दोगे क्लोजिंग बैलेंस, तो लिखते क्या है हम, वैसे यहाँ पे लिखते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस कितना है, दोनों अकाउंट को। हमेशा हम अकाउंट को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं लास्ट में, ईयर एंड पे, ठीक है। सो दिस इज अ परमानेंट अकाउंट। जो भी बैलेंस शीट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, क्योंकि आपने किसका कितना पैसा देना है, किसका कितना पैसा लेना है, वो साल के एंड में खत्म नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको पैसा दे दोगे सारा, हो सकता है पैसा बचा भी हो,
ठीक है, दीज आर परमानेंट अकाउंट जो ओपन रहते हैं, तो क्लोज भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसका अकाउंट क्लोज कर ही दोगे, तो इसमें कुछ ना कुछ बैलेंस बचा रह सकता है। 350 का यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पे क्या हो गया, टोटल 500 इक्वल हो गया। ओके, सो हमेशा जो कोई भी अकाउंट का बैलेंस है वो लास्ट में इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 350 रुपये मैंने उससे लेने हैं, क्योंकि ये जो बैलेंस मैं लिख रहा हूँ क्रेडिट साइड पे, ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डेबिट साइड मेरी 350 से ज़्यादा थी, और क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा का सामान बेचा था, तो मुझे उससे 350 रुपये लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है एक लेजर। तो इसकी एंट्रीज क्या हुई होंगी, तो मैंने एंट्री करी होगी रोहन टू सेल्स, ये वाली एंट्री मैंने 1 2 3 4 बार करी होगी। ठीक है, 4 टाइम्स। और मैंने परचेजिस टू रोहन, ये एंट्री कितनी बार करी होगी, 2 टाइम विद 2 डिफरेंट अमाउंट्स, एक बार 100, एक बार 50। 100 रोहन डेबिट क्रेडिट, रोहन डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे सॉरी परचेजिस डेबिट 50। ठीक है, तो मैंने रोहन डेबिट हो रहा था 4 बार, तो मैंने चारों बार अब उसके अमाउंट डाले एंट्री के। ठीक है, और किस लिए वो डेबिट हो रहा था, क्योंकि सेल्स हो रही थी। अब इसी तरीके से 2 बार रोहन क्रेडिट हो रहा था, तो मैंने कौन सा अमाउंट डाला, जो क्रेडिट में आ रहा था, कितने से क्रेडिट हुआ रोहन, रोहन कितने से क्रेडिट हुआ वो मैंने यहाँ पे डाला। और वो किस कारण से क्रेडिट हुआ, क्योंकि मैंने उससे परचेजेस की थी, तो उसका अपोजिट अकाउंट। ठीक है, कि इस अकाउंट का दूसरा इफेक्ट किस अकाउंट में पड़ रहा है, परचेजेस अकाउंट में पड़ रहा है। तो अगर मैं परचेजेस अकाउंट भी यहाँ पे बनाना चाहूँ, तो मेरा परचेज अकाउंट क्या बनेगा, ऐसी परचेज बनेगा, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट बनेगा, और यहाँ पे क्या लिखा आएगा, क्योंकि परचेजेस क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 100 से और 50 से। तो मैं लिखूंगा ये डेबिट 100 50। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि रोहन से मैंने परचेज किया है, तो रोहन रोहन यहाँ पे पता चलेगा मैंने परचेजेस किया है किससे, रोहन से। ठीक है, तो मेरा दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, रोहन। ऐसे ही सेल का भी अकाउंट बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे सेल का अकाउंट बना दूँ, यहीं पे छोटा सा बना देता हूँ मैं साइड पे ही, इसी के अंदर ही, ये सेल्स का अकाउंट बन गया, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे अमाउंट आ जाएंगे, अमाउंट अमाउंट। तो अब आपका सेल्स कितनी बार क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट करेंगे 100 100, जितनी बार हमने, ये 4 बार हो रहा था ना, 100 100 100 200। ओके, वो क्यों क्रेडिट हो रहा था, क्योंकि मैंने सेल करी थी किसको, रोहन को। तो मैं रोहन रोहन लिख दूंगा सबके आगे, रोहन रोहन। तो इससे मेरे को पता चल जाएगा मेरा सेल्स का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, किस लिए, क्योंकि मैंने रोहन को सेल की थी। तो मेरे को एक लेजर से ये भी पता चल जाता है कि मेरे लेजर में कितना बैलेंस है। अब यहाँ पे परचेजेस में कितना बैलेंस था, 150, क्योंकि डेबिट 2 बार हुआ था, और क्रेडिट में कुछ था ही नहीं, क्रेडिट में थोड़ी कुछ था। तो मेरा लास्ट में ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो गया, और यहाँ पे मेरा 150 आ जाएगा, यहाँ पे भी 150 आ जाएगा, तो यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो परचेजेस वाला अकाउंट है ऐसे क्लोज हो गया। ऐसी ये होती है लेजर पोस्टिंग, इसे कहते हैं हम लेजर पोस्टिंग। तो एक जर्नल इस तरीके से बनती है, जहाँ पे आपकी डेट होती है, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था कि जर्नल किस तरीके से रिकॉर्ड होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। ओके, एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें एंट्रीज होती हैं पास। ओके, सो ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी, जो यहाँ पे बन के आती है जिस तरीके से हमने डाली हैं। लेजर फोलियो क्या होता है, यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये मेनली इसलिए आया था क्योंकि जब पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते थे, तो आपकी एक जर्नल की बुक होती थी, एक होती थी बुक का, से मेरा मतलब है जो कॉपी, एक जर्नल की कॉपी होती थी, एक आपकी कॉपी होती थी लेजर की। तो जब आपको चेक करना होता था कि अच्छा अगर मैं लेजर देख रहा हूँ किसी का, जिसमें मेरे को ऐसी ट्रांजेक्शन दिख रही है, तो मुझे इसकी जर्नल एंट्री देखनी है अगर, तो वो कौन से पेज पे जाके मिलेगी। तो ऐसे ही मैं लेजर में भी एक नंबर डाल देता था। लेजर में भी ऐसे एक नंबर होता है, यहाँ पे नीचे आपको दिखाता हूँ, ये 1 मिनट, ये सब जर्नल्स हैं, जर्नल के एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन्होंने। तो ऐसे ही लेजर में भी यहाँ पे एक छोटा सा ना कॉलम होता है, जिसके अंदर खोलते हैं जर्नल फोलियो। फोलियो मीन्स नथिंग, एक पेज का नंबर। यहाँ पे लेजर फोलियो लिखा है कि अगर आपने जर्नल में जाके देखना है कि इसकी लेजर में कहाँ पे एंट्री हो रखी है, कौन दूसरे लेजर की बुक में कौन से पेज पे एंट्री हो रखी है, तो वो यहाँ पे लिखते थे।
और ऐसे ही लेजर जब बनाते थे तो वहां पे लिखते थे कि जर्नल की कॉपी में कौन से पेज पे एंट्री हो रखी है। तो इस तरीके से ये जर्नल का फॉर्मेट है। सारी जर्नल इसी फॉर्मेट में होती है। पहले होती है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट लिखा जाता है, फिर क्रेडिट अमाउंट लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से एंट्री होती है। एक अकाउंट डालते हो आप, उसको करते हो डेबिट, फिर आप दूसरा अकाउंट डालते हो यहाँ पे, उसको करते हो आप क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल अमाउंट के होते हैं। इनका एक लेजर फोलियो होता है कि जिस पेज पे जाके ये लेजर में दोनों डेबिट और क्रेडिट का अलग अलग भी हो सकता है। सपोज करो क्रेडिट वाले अकाउंट का लेजर किसी और पेज पे बन रहा है और डेबिट वाले का किसी और पेज पे, तो ये होता है फॉर्मेट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट यही होता है हमेशा जर्नल का। और लेजर पोस्टिंग भी मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं जिसका हम एक बार गो थ्रू करेंगे। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि 5 लाख रुपए पहले आपके पास आए थे बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इस तरीके से एंट्री होती है। आपको क्रेडिट लिखना नहीं जरूरी, आपको डेबिट लिखना जरूरी है, क्योंकि आप एक बार जहां जहां डेबिट लिख दोगे तो वो इम्प्लाइड हो जाता है कि जो दूसरी चीज़ है वो जो टू से स्टार्ट होती है वो क्रेडिट होती है। तो और जो डेबिट होती है उसमें ऐसे टू वगैरह कुछ नहीं लगाते हम। तो यहाँ पे तो सिंपल है, ये डेबिट है तो ये वाली क्रेडिट होगी क्योंकि यहाँ पे अपने टू लगाया होगा। तो डेबिट एंड क्रेडिट, और एक छोटी सी नरेशन लिखते हैं नीचे। नरेशन क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार ये एंट्री क्या क्यों करी है मैंने। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहाँ से आपको पता चलेगा कि बिजनेस में कैश आया है और कैपिटल आई है। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, देन ओपन बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे सेकंड एक कॉलम बना के एक और एंट्री हुई। बैंक अकाउंट में पैसे आए, कैश अकाउंट से चले गए। रियल अकाउंट्स, ये मैं आपको बताता रहूँगा क्योंकि रियल अकाउंट का रूल लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका रियल, ये वाला रियल है, ये क्या है आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपकी उन्हीं बेसिक फंडामेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपकी सारी एंट्री होती हैं। एसेट्स जो होती हैं आपकी वो डेबिट होती हैं। फर्नीचर आपकी एसेट है। ठीक है, बैंक अकाउंट क्या है आपका पर्सनल अकाउंट है। तो आपको फर्नीचर खरीदा तो बैंक से पैसे, बैंक को पैसे देने हैं, क्योंकि बैंक, अब वो बंदा बैंक से पैसे ले लेगा जिसको आपने चेक इशू किया है। ठीक है, और आपको बैंक को पैसे देने हैं क्योंकि आपके पास से पैसे चले जाएंगे, आपको बैंक को देने होते हैं। बैंक क्या होता है, जो आप बैंक के साथ अपना अकाउंट मेंटेन करते हो ना, बैंक एक दूसरी पार्टी होती है। जब आप उसको पैसे देते हो कैश में तो आपने उससे पैसे लेने होते हैं। ठीक है, इट इज नॉट यू ओन। ठीक है, तो वो आपको, अगर आप उसको, जब हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें उस बैंक से पैसे लेने होते हैं, और जब हम ऐसी कोई पेमेंट करते हैं तो बैंक को पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमने प्लांट एंड मशीनरी टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे अभी हम इसको रोकते हैं। और इलस्ट्रेशन टू में जो अपनी, जब हमारा नेक्स्ट पार्ट में, आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में भी इसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स बचे हैं, लेट मी चेक। हाँ, तो ये लेजर का कंसेप्ट है। यूटिलिटी मैंने आपको बता दी थी कि अगर एक पार्टी का नेट बैलेंस देखना हो आपको, ठीक है, यहाँ पे हम 5-2 मिनट लगा के कर लेते हैं। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, लेजर में क्या होता है, एक अकाउंट से रिलेटेड सारे के सारे जो भी आपके, देखो लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ, लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिट इन जर्नल पेपर। तो क्या होता है, जितने भी अकाउंट जर्नल में क्रेडिट या डेबिट होते हैं उस हर अकाउंट का लेजर बनता है। ठीक है, तो अगर मैं कर रहा हूँ कैश टू सेल्स, यहाँ पे कैश टू सेल्स, तो कैश का भी लेजर बनेगा, सेल्स का भी बनेगा, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड भी तो कितनी सारी जर्नल होंगी। ठीक है, कैश से रिलेटेड कितनी सारी एंट्रीज होंगी। तो अब वो एंट्रीज का लास्ट में जाके कंसाइज में, जिसको हम कहते हैं लेजर, वो बनेगा। उसमें हमें पता चल जाएगा कितनी बार कैश डेबिट हुआ, कितनी बार कैश क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो ऐसी सेल्स का बनेगा। सेल्स में पता चले कितनी बार सेल्स क्रेडिट हुआ है, कितनी बार सेल्स डेबिट हुआ है। ऐसी कोई भी, अगर यहाँ पे कोई नया अकाउंट आ गया, रोहन, ठीक है, रोहन टू सेल्स, क्योंकि रोहन ने कैश नहीं दिया था तो हमने रोहन को डेबिट कर दिया, रोहन इज द रिसीवर। तो अब वैसे रोहन का भी फिर बनेगा यहाँ पे एक अकाउंट जिसमें रोहन को कितनी बार डेबिट किया, रोहन को कितनी बार क्रेडिट किया। यूटिलिटी यही है इसकी कि अगर आपको देखना है कि आज मैंने उस बंदे को कितनी बार डेबिट किया, कितनी बार क्रेडिट किया, और नेट में मेरा क्या रिजल्ट है, क्या मैंने उसको पैसे देने थे, उससे पैसे लेने थे, क्या मेरे पास आज कैश कितना आया कितना गया। कैश का अकाउंट जब बनाएंगे तो रियल अकाउंट बनेगा। क्या डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट, कितनी बार आया कितनी बार गया।
तो उससे पता चलेगा कि मेरे पास नेट कैश कितना है। तो वही कैश की यूटिलिटी है, ये वही लिखा है कि द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट ऑन अ गिवन डेट कैन बी असरटेन्ड ओनली फ्रॉम द लेजर। ठीक है, एक दिन के आपके क्या अमाउंट आपने लेना था, क्या देना था, उस अकाउंट का क्या बैलेंस है, वो एक दिन पे अगर आपको पता करना है तो वो आपको लेजर से पता चल जाएगा। देन आई थिंक जर्नल और ये कुछ इतना खास नहीं है। जर्नल एक फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री होती है जिसे हम ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, और लेजर जो होता है वो सेकंड एंट्री होती है। तो पहले हमेशा जर्नल में एंट्री होती है एंड देन जर्नल से पोस्टिंग होती है लेजर में। ठीक है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था जब मैं समझा रहा था, हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री होती है जर्नल में, लेकिन लेजर में ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी मतलब आपने क्योंकि जर्नल से ही पोस्टिंग करनी है, जर्नल को बेस बना के पोस्टिंग करनी है, लेजर में तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जर्नल में हमेशा क्या होती है, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई, जो ट्रांजैक्शन पहले हुई वो पहले होगी, जो बाद में हुई वो बाद में होगी, क्योंकि डेट भी होता है वहाँ पे, तो डेट के अकॉर्डिंग एंट्री होती है। देन जर्नल जो होती है वो सोर्स बुक का काम करती है, सोर्स एंट्री का काम करती है। ठीक है, क्योंकि जर्नल से सोर्स वो सोर्स बनती है और वहाँ से पोस्टिंग होती है लेजर में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है लेजर के अंदर। लेजर में क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है, आपको इजीली पता चल जाता है एक अकाउंट में कितना डेबिट हुए, कितने क्रेडिट हुए। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नलाइजिंग कहते हैं जिसको हम, ओके, और इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो उसको आप कहते हैं जर्नलाइजिंग, और जब आप लेजर में पोस्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग। पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री इन द लेजर। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सी चीज़ बताई है कि 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, परमानेंट अकाउंट, 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, सॉरी, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट अकाउंट्स कौन से होते हैं आपके, जो रेवेन्यूज और गेन्स, एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं। जितने भी अकाउंट आपके इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपके टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, क्योंकि मंथ ईयर एंड पे आप उसको क्लोज कर देते हो। वो कहाँ चले जाते हैं, पी एंड एल में, और पी एंड एल हमेशा बनता है 1 साल का। पी एंड एल हमेशा बनता है फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड मीन्स एक पीरियड के लिए बनता है, अगले साल वो दोबारा से शुरू से बनेगा। तो पी एंड एल में क्या आते हैं, यहाँ पे मैं पहले फॉर द पीरियड लिख दूं, फॉर द पीरियड। और पी एंड एल, ये पी एंड एल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तो आप तभी निकाल सकते हो ना कि एक पीरियड को अगर आप बेस बनाओगे कि इस पीरियड में मेरा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम अकाउंट्स प्रॉपर अकाउंट्स बनाएंगे, तब उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से टेम्परेरी, क्योंकि वो सपोज करो 100 का एक्सपेंस किया, तो वो 100 का एक्सपेंस में बाद में यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ इसमें पी एंड एल में, और वो जीरो हो जाता है, मतलब ठीक है, वो क्लोज हो जाता है। इसमें कोई बैलेंस नहीं बचता जो हम अगले साल लेके जाते हैं, हमेशा ओपनिंग बैलेंस इज जीरो। ठीक है, तो और जो आपके एसेट और लाइबिलिटी और कैपिटल से रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो हमेशा परमानेंट अकाउंट होते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे लिखी है इसके अंदर। ठीक है, और ये सब ये बनाया हुआ है इन्होंने कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये है लेजर के। लेजर इस तरीके से बनता है, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल। तो एक होता है क्रेडिट वाला पार्ट, एक होता है डेबिट वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन जब हम इसके, मैं अगली वीडियो डालूंगा तो मैं इसके क्वेश्चंस डालूंगा वहाँ पे। एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने ये वीडियो देखी है पूरी तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके क्वेश्चंस भी जरूर कीजिए मेरी उस वीडियो में। एंड वो भी एक वीडियो मैं ट्राई करूंगा कि उसमें आई विल नॉट लुक एट द टाइम कि कितने टाइम की वीडियो बन रही है, आई विल लुक एट द रिजल्ट कि मैं आपको क्या रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी मैं समझाऊंगा उसमें मैं टाइम लूंगा। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे हमारे कंसेप्ट्स जो होते हैं इस वीडियो के सारे कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग यहाँ तक बने रहने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। सो ओके, बाय बाय, जय हिंद।